आरोही के जाने के बाद राजेश जी भी अपने घर से निकल गए थे। उन्होंने घर लॉक किया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्हें पता था कि आरोही आज सैम के घर रुकने वाली है, इसीलिए वो बिना बताए वहां से हॉस्पिटल की तरफ चले गए। आज की रात वो वहीं बिताना चाहते थे। वहीं अभिनव और गीता जी शादी की प्लानिंग में लगे हुए थे। कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने सिंपल सी शादी का प्लान किया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि गुरुजी की बात उनके लिए सटीक जा रही थी। अभिनव ने गुरुजी से कहा कि समय वैसा ही होगा जैसा तय है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आशुतोष और आरोही के साथ अभी क्या चल रहा है। आरोही सैम की कार में बैठी हुई थी और आशुतोष अपनी कार से बाहर निकलकर उस छोटे से स्टोर के सामने खड़ा था। फिलहाल उन दोनों को पता ही नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से बस चंद कदम के फासले पर है। नियति को क्या मंजूर था, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन नियति के अपने प्लान्स होते हैं। शनाया और सैम जल्दी करने के लिए स्टोर के अंदर चले गए थे और जरूरत का सामान लेने में व्यस्त थे। तभी समीर भी उस स्टोर में पहुंचा। उसने भी जल्दी जल्दी सामान लेना शुरू किया। शनाया और समीर दोनों एक जगह पर खड़े शॉपिंग कर रहे थे। तभी शनाया की नजर उस पर पड़ी। शनाया ने देखा कि ये तो समीर है, लेकिन अगली बार उसने जब कंफर्म करने के लिए दोबारा मुड़कर देखा तो समीर वहां नहीं था। शनाया ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, लगता है मैं पागल हो गई हूँ, यहाँ वो कैसे हो सकता है। शनाया दोबारा अपने काम में लगी, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। शनाया ने घूमकर देखा तो वो समीर ही था। वो कोई सपना नहीं देख रही थी। शनाया के मन में अचानक ढेरों ख्याल एक साथ उमड़ पड़े थे। वो थोड़ी हड़बड़ा गई। हाय, आप यहाँ? शनाया का चेहरा शर्म से लाल हो उठा था, लेकिन उसे इसकी वजह नहीं मालूम थी। समीर की भी हालत शनाया जैसी ही थी। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ बस यूं ही यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ सामान लेना याद आ गया। आप यहाँ कैसे? मैं और आरोही और सैम के साथ। एक मिनट, यहाँ से गुजर रहे थे मतलब आपके साथ? शनाया ने एकदम से कहा। वो आशुतोष के बारे में पूछ रही थी। समीर ने उसे बताया कि वो आशुतोष के साथ ही है। इसका मतलब आरोही भी आप लोगों के साथ है? समीर और शनाया दोनों शॉक थे, क्योंकि आरोही और आशुतोष दोनों इस वक्त बाहर थे। समीर ने जल्दी से सब कुछ छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ा। उसके मुंह से बस इतना निकल पाया कि गुरुजी की बात। शनाया भी समीर को देखकर उसके पीछे दौड़ी। वो दोनों किसी कीमत पर आरोही और आशुतोष को आमना सामना नहीं होने दे सकते थे। स्टोर के गेट पर जाकर समीर ने देखा कि आशुतोष अपनी कार के बाहर खड़ा है और उसके सामने सैम की कार में आरोही फ्रंट सीट पर बैठी हुई है। अभी तक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। समीर को एहसास हुआ जैसे आशुतोष और आरोही एक दूसरे के सामने आ ही जाएंगे, क्योंकि जिस जगह आशुतोष खड़ा था वहां से कार के अंदर किसी को भी देखकर पहचानना कोई बड़ी बात नहीं थी, भले वो लाइट कम था। अब क्या करेंगे? शनाया ने समीर के पीछे खड़े हुए कहा। अब तक सैम भी वहां आ गई थी। उसने शनाया को वहां खड़े देखा, लेकिन समीर का चेहरा उसकी तरफ नहीं था, इसीलिए उसे पहचान नहीं पाई। मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो शनाया? सैम ने उसके पास आते हुए कहा। सैम की आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़े। समीर को वहां देखकर सैम भी हैरान थी। क्या हुआ शनाया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सैम की बात सुनकर उन दोनों ने बस सामने की तरफ उंगली उठा दी और कहा कुछ नहीं। सैम को गुरुजी की बातों का पूरी तरह पता नहीं था। उसे बस इतना मालूम था कि शादी से पहले आशुतोष और आरोही का एक दूसरे के सामने आना मना है। समीर ने उसे गुरुजी की और उनकी भविष्यवाणी के बारे में बताया। ओह गॉड, अब क्या होगा? समीर की बात सुनकर सैम का भी शनाया की तरह सेम रिएक्शन था। अब तक आशुतोष को जैसे कोई क्लू मिल चुका था। उसे एहसास हुआ जैसे कोई अजीब सी शक्ति है जो उसे सैम की कार की तरफ खींच रही है, जैसे उसका कोई अपना आसपास है, उस कार में है। ये कोई जादू नहीं था, ये तो बस प्यार की ताकत थी। आशुतोष को उस तरफ बढ़ता देख समीर ने काफी तेज आवाज में कहा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। सैम और शनाया वहीं खड़े अपने हाथ जोड़कर प्रे करने लगे थे कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। समीर ने चिल्लाते हुए आशुतोष को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर आशुतोष के कदम वहीं रुक गए। उसके पास आते ही आशुतोष ने पूछा, तुम तो अंदर कुछ खरीदने गए थे समीर, तुम्हारे हाथ में तो कोई बैग नहीं है? वो वहाँ प्राइस ज्यादा है, समीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसका हाथ पकड़कर वापस कार की तरफ मोड़ लिया। आशुतोष को समीर का ये अजीब बर्ताव समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या मतलब है प्राइस ज्यादा है? इसका कोई मतलब नहीं, हम कहीं और से ले लेंगे, अब चलें प्लीज। समीर ने थोड़ा संभालते हुए बात को बड़ी सफाई से घुमा दिया। आशुतोष को थोड़ा अजीब ही लग रहा था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और कार में जाकर बैठने लगा। बैठने से पहले आशुतोष ने सैम की कार की तरफ एक नजर डाली। ये सब देखकर भी सैम और शनाया की जैसे जान में जान आई थी। उन दोनों ने जल्दी जल्दी स्टोर का बिल पे किया और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल पड़े। नियति को भी अभी उन दोनों को मिलाना मंजूर नहीं था, लेकिन उनके बीच एक कनेक्शन का एहसास होना जरूरी था। ऐसे ही कुछ आरोही ने भी कार में बैठे हुए महसूस किया था, जैसे वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिलहाल उनकी पार्टी अभी बाकी थी और शनाया स्पॉट पर पहुंचने से पहले थोड़ी खफा सी बैठी थी।
क्योंकि उसकी और समीर की एक बार फिर से मुलाकात अधूरी रह गई। इस बात का मलाल तब खत्म हुआ जब वो सभी अपनी पार्टी वेन्यू पर पहुंचे। आरोही और शनाया के लिए सच में एक सरप्राइज ही था। कार से उतरकर जब उन दोनों ने देखा तो एक बड़ा सा फार्म हाउस था जो शहर से काफी दूर था। वो कई एकड़ में फैला हुआ था, जिसके चारों तरफ बगीचा बना हुआ था और सेंटर में वो आलीशान सा फार्म हाउस। सैम के कई फ्रेंड्स वही थे, जिनमें से कुछ आरोही के कॉलेज के कॉमन फ्रेंड्स भी थे। बाहर बने बड़े से पूल के आसपास सभी बैठे थे और म्यूजिक और डिस्को लाइट से पूरा पार्टी का माहौल था। सैम ने तो सच में आरोही और शनाया को सरप्राइज कर दिया था। उसने आरोही के लिए एक बड़ी सी बैचलर पार्टी रख दी थी। आरोही सब देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई, उसने सैम को गले से लगा लिया। गर्ल्स, हियर इज द सून टू बी ब्राइड आरोही। सभी ने सैम के इस अनाउंसमेंट के साथ चीयर्स किया और फिर उनकी पार्टी स्टार्ट हो गई। हे आरोही, हैव अ ड्रिंक यार, इसके बाद तो तुम अपने बड़े से मित्तल कैसल से बाहर निकलोगी नहीं, उनकी एक कॉलेज फ्रेंड ने आसपास आकर कहा। आरोही इस वक्त शनाया और सैम के साथ ही बैठी हुई थी। उसकी बात सुनकर शनाया ने कहा, नहीं यार, तुम्हें पता है ना वो ड्रिंक नहीं करती। तभी आरोही ने बीच में कहा, क्यों नहीं, आज तो हमारा दिन है। शनाया ने आरोही की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहा, आरोही ये क्या बोल रही है। शनाया ने सैम की तरफ देखा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन जैसे नॉर्मल ही थे। उसने भी आरोही की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आरोही, हो जाए आज। शनाया को कुछ समझ नहीं आया, उससे पहले उन सबके लिए ड्रिंक्स आ चुके थे। आरोही ये क्या कर रही है। शनाया ने उसे फिर से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन सैम ने एक ड्रिंक शनाया को भी पकड़ाते हुए कहा, आज कोई मना नहीं करेगा। सैम और आरोही का मूड देखकर शनाया को भी उनकी बात माननी ही पड़ी। उसके बाद उन सब ने एक साथ ड्रिंक चीयर्स किया। पार्टी अपने फुल पीक पर थी और लाउड म्यूजिक के साथ ये किसी पूल पार्टी की तरह लग रहा था। आरोही और शनाया अब तक अपनी 3 ग्लासेस खाली कर चुके थे और उन दोनों को सुरूर चढ़ने लगा था। सैम अभी तक अपने होश में ही थी। वो तीनों अब एक साइड आकर बैठ गए और बातें करने लगे। शनाया ने आरोही को इस तरह पार्टी करते और एंजॉय करते देखा, उसे खुशी हुई, लेकिन उसकी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि उसकी मॉम के इस कंडीशन में होने के बाद भी वो इतना फ्रीली एंजॉय कैसे कर सकती है। कुछ देर के बाद शनाया ने सैम से कहा, उसे वॉशरूम जाना है। शनाया ने आरोही की तरफ देखा तो बस अपनी धुन में थी, उसे जैसे दुनिया जहान की कोई फिक्र ही नहीं थी। सैम ने शनाया को इस तरह आरोही की तरफ देखते हुए पाया तो समझ गई उसके मन में अभी क्या चल रहा है। वो शनाया को लेकर वहां से थोड़ा दूर गई। तब उसने कहा, क्या सोच रही हो शनाया, पार्टी में मजा नहीं आ रहा क्या। कम ऑन सैम, तुम्हारी पार्टी में मजा ना आए ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी पार्टी एनिमल तुम ही तो थी। शनाया ने सैम की तारीफ करते हुए कहा। सैम ने भी स्टाइल में कहा, वो तो मैं अभी भी हूँ, कोई शक। उसकी इस बात पर दोनों हंसने लगे। फिर सैम ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, यही सोच रही हो ना आरोही को क्या हुआ है। सैम की बात सुनकर शनाया ने कुछ नहीं कहा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। देखो शनाया, सबका अपना अपना तरीका होता है प्रॉब्लम्स को फेस करने का। आरोही भी वही कर रही है, बस अपने तरीके से। सैम ने शनाया को समझाते हुए कहा, जब उसने मुझे पार्टी के लिए कहा तो सबसे पहले मैं भी शॉक्ड हो गई थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया उसे इसकी जरूरत है और इसी वजह से मैंने उसे आज ड्रिंक के लिए सपोर्ट भी किया। सैम ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। शनाया उसकी बात समझ चुकी थी। आरोही की लाइफ में कुछ भी हो रहा था वो सब अनएक्सपेक्टेड ही था और इतने सारे इंसिडेंट्स का एक साथ हो जाना किसी को भी परेशान कर सकता था। आरोही बस खुश होने का दिखावा कर रही थी, जबकि अंदर से वो डरी हुई थी। उसे नहीं मालूम था कि आने वाला कल उसके साथ या उसकी फैमिली के लिए कैसा रहेगा। वो बस सब कुछ भूलकर आज की रात पार्टी एंजॉय करना चाहती थी और यही तो सैम और शनाया भी कर रहे थे। आज की रात उनमें से किसी को भी नींद नहीं आने वाली थी। नींद तो इस वक्त आशुतोष की आंखों में भी नहीं थी। समीर ने उन दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स को इनवाइट किया था ताकि वो सब एंजॉय कर सके, लेकिन आशुतोष हमेशा की तरह आज भी कहीं गुम था। वो यहाँ आते वक्त स्टोर पर हुए उस वाकये के बारे में सोच रहा था। उसके हाथ में स्कॉच का एक ग्लास था जिसे वो पिछले आधे घंटे से यूं ही हाथ में लिए खिड़की के पास खड़ा था और चांद की रोशनी को निहार रहा था। काश आशुतोष भी हमारे साथ पार्टी में होता, कितना मजा आता ना। समीर ने आशुतोष के पास आकर उसकी खिंचाई करते हुए कहा। उसके कहने का यही मतलब था कि आशुतोष वहां होकर भी उनके साथ नहीं है। आशुतोष ने थोड़ा घूमकर देखा, समीर उसके पास खड़ा था, उसके हाथ में ग्लास था। आशुतोष और समीर कभी कभी ओकेजनली ड्रिंक करते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा क्वांटिटी अच्छी नहीं लगती थी। आशुतोष ने थोड़ा और पीछे मुड़कर देखा जहां उनके इनवाइट किए हुए फ्रेंड्स अब तक पीकर टल्ली हो चुके थे। उन सब की तरफ देखने के बाद आशुतोष ने अपनी नजरें दोबारा समीर की तरफ की। आशुतोष की आंखों में पार्टी को लेकर कोई खास एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, वो तो बस समीर के लिए आ गया था। समीर ने उसे अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते पाया और कहा, अब ये मत कहना कि पार्टी बोरिंग है और ये चांद ज्यादा खूबसूरत है। आशुतोष को यही कहना भी था कि उसे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। उसने समीर की तरफ देखा और अपने खोए हुए होने की वजह बताई।
आज जब हम उस हाईवे के साइड पे बने मिनी हॉल पर गए थे, तब मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आशुतोष ने बहुत ही कम शब्दों में उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया था। समीर उस वक्त अपनी ग्लास से सिप ले रहा था, लेकिन जैसे उसने आशुतोष के मुंह से उस स्टोर के बारे में सुना, वो एकदम से उसे खांसी आ गई। अजीब एहसास मतलब? समीर ने खांसते हुए अपना ड्रिंक मुश्किल से गले के नीचे उतारा और हैरान होते हुए कहा। उसकी ऐसी हरकत देखकर आशुतोष को फिर अजीब लगा, जैसे कि उसने कुछ छुपाया हो। आशुतोष ने उसे शक की नजरों से एक बार फिर देखा और कहा, अजीब मतलब कुछ तो अजीब था। मैं नहीं जानता कि कैसी फीलिंग थी, लेकिन ऐसा लगा कोई जादू की तरह हो, कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। आशुतोष की बात सुनकर समीर ने कुछ सेकंड्स तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, फिर अचानक हंसने लगा। जादू क्या, मजाक कर रहे हो तुम आशु? समीर तेज हंसते हुए कहने लगा। वो असल में आशुतोष से वहाँ सही वाकया छुपा रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा लाउड कह दिया। उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए सभी उसकी तरफ देखने लगे। आशुतोष ने समीर को एक बार घूर कर देखा। समीर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। मुझे तुम्हें ये बताना ही नहीं चाहिए था। आशुतोष थोड़ा नाराज हो गया। समीर ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा सॉरी, लेकिन अजीब एहसास, जादू, अट्रैक्शन, तुम सच में ठीक हो ना? समीर जानबूझकर आशुतोष को वो सब सोचने से रोकने के लिए कह रहा था। उसकी बात से गुस्सा होकर आशुतोष ने उसे आगे कुछ नहीं बताया और वापस पार्टी में जाने लगा। समीर उसे सॉरी कहते हुए उसके पीछे पीछे पार्टी में चला गया। वो ये तो समझ गया था कि आशुतोष ने जो कुछ भी महसूस किया, वैसे कुछ वो शनाया के लिए भी फील करने लगा था। इसीलिए तय था कि वो या आशुतोष पागल तो नहीं है। उसे समझ में आ गया था कि आशुतोष और आरोही का प्यार उन लोगों ने नहीं, बल्कि नियति ने अरेंज किया है। की आवाज सुनाई दी। हाँ, आपका नंबर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। और रही बात मेरी इंट्रोडक्शन की, तो मैं कोई फेमस पर्सन नहीं हूँ जिसके बारे में आपको पता करना चाहिए। मनीष ने अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए शौर्य से कहा। लेकिन शौर्य भी एक सुलझा हुआ और समझदार इंसान था। वो जवाब देना बहुत अच्छी तरह से जानता था। शौर्य ने मनीष से कहा, फिर तो मुझे लगता है कि आपका और मेरा दोनों का वक्त खराब हो गया है। मनीष समझ गया था कि शौर्य थोड़ा टेढ़ा इंसान है। उसने कहा, मैंने आपसे कहा ना, मैं कोई फेमस पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। मनीष ने उसकी तरफ देखते हुए स्माइल पास की और वेटर को आवाज लगाई। मनीष की आवाज सुनकर वही वेटर दौड़कर उसके पास आया। उसके हाथ में पानी था। उसे लगा कि मनीष फिर से उससे पानी लाने के लिए कहेगा, इसीलिए वो पहले ही आ गया। मनीष ने उसके हाथ में पानी का गिलास देखा, फिर उसकी तरफ देखा। क्या आपके यहाँ पानी के अलावा 2 कॉफी भी मिल सकती है? वेटर उसकी बात समझ गया। यस सर बोलकर वापस किचन की तरफ दौड़ा। उसके जाने के बाद शौर्य ने कहा, मुझे लगता है कि हमें फॉर्मेलिटीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे मुद्दे की बात पर आना है। तो मुझे बताओ कि कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शौर्य ने खुलकर बात करना बेहतर समझा। वो समझ गया था, अगर वो मनीष के साथ शब्दों का खेल खेलता रहा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो आखिर यहाँ क्या करने आया है। मनीष ने भी अब उसकी बात का सीधा सीधा जवाब देना ही ठीक समझा, लेकिन कई बातें उसे अब भी छुपानी ही थी। उसने शौर्य से कहा, तो ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ ताकि आप आरोही शर्मा और उसकी फैमिली से अपने अपमान का बदला ले सके। क्या मतलब तुम्हारा? कैसा अपमान? और कौन है ये आरोही? शौर्य को एक पल के लिए तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर अगले पल उसे याद आया कि मनीष उसकी मॉम की फ्रेंड ममता शर्मा और उनकी फैमिली के बारे में बात कर रहा है। मनीष ने अब शौर्य के चेहरे के बदलते भावों को देखा तो समझ गया था कि आगे बात की जा सकती है। वो उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। शौर्य को जब समझ आया कि वो उस दिन की बात कर रहा है जब वो लोग आरोही को देखने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पहले से ही रिश्ते की बात हो चुकी थी। उसने मनीष की तरफ देखा और कहा, लगता है आप मेरे बारे में पूरा होमवर्क करके आए हैं, लेकिन आपकी तैयारी अधूरी है। उन लोगों ने हमारा कोई अपमान नहीं किया था और आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप हैं कौन और ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? देखिए मिस्टर शौर्य, मैं कौन हूँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट फिलहाल ये है कि हम दोनों एक ही साइड पर हैं। हम दोनों का दुश्मन सेम ही है। मनीष ने शौर्य को दोबारा बातों में उलझाना चाहा। शौर्य ने जब उसकी बात सुनी तो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, देखिए मिस्टर मनीष, आप जो भी हैं मैं आपको नहीं जानता। और रही बात दुश्मनी की, तो मेरे इंडिया में ना तो दोस्त है ना ही दुश्मन। मैं बस यहाँ अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए रुका हूँ, जिसका सौदा होते ही मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपका और मेरा खुद का, हम दोनों का वक्त बर्बाद किया जाए। मैं अब चलता हूँ।
इतना कहकर शौर्य वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन तभी उसके कानों में मनीष के शब्द सुनाई दिए। हाँ, आपका नया बिजनेस स्टार्टअप आपका वेट जो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, आपको तो जाना ही चाहिए। मगर आपको ये नहीं लगता कि पुश्तैनी जमीन की कीमत उतनी नहीं मिल रही है आपको, जिससे आप अपना नया बिजनेस शुरू कर पाएंगे? तो इन्वेस्टर की जरूरत तो पड़ेगी आपको। मनीष की बात सुनकर शौर्य के कदम वहीं रुक गए थे। उसके बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम था। जिन्हें मालूम था उनमें से कोई भी इंडिया में तो नहीं था। फिर मनीष को ये सब पता होने का मतलब यही था कि उसने शौर्य से मिलने से पहले उसके बारे में अच्छी रिसर्च की है। शौर्य समझ गया था उसके सामने बैठा शख्स कोई मामूली इंसान तो हो नहीं सकता, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि वो उससे चाहता क्या है। शौर्य ने फैसला किया कि उसे मनीष की बात पहले पूरी सुन लेनी चाहिए। वो दोबारा घूमकर उसी जगह पर फिर से बैठ गया। शाम होने तक जब आरोही सोकर उठी, उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। उसका सर अब दर्द नहीं कर रहा था, हैंगओवर भी उतर चुका था। आरोही ने अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया और फिर पानी पिया। अब उसके शरीर में जान आ गई थी, काफी तरोताजा महसूस कर रही थी वो। उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि कई दिनों के बाद इतनी सुकून की नींद सोई थी वो। आरोही उठकर अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा उसके डैड किचन में थे। उन्होंने जब आरोही को देखा तो कहा, मैं कॉफी बनाकर ला रहा हूँ, तुम लोगी? आरोही ने अपने डैड की तरफ प्यार से देखा और हाँ में सर हिला दिया। राजेश जी भी मुस्कुराकर दोबारा अपने काम में लग गए। तभी आरोही को कुछ या तो सोने के थे या फिर हीरे के। एक लड़की से ज्यादा गहनों की परख तो शायद जौहरी भी नहीं कर पाए। आरोही ने जब अंदाजा लगाया तो उन सभी गहनों की कीमत कम से कम 40 से 50 लाख के बीच तो होगी ही। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चौड़ी हो गई थी। अब तक राजेश जी कॉफी लेकर वहां आ चुके थे। उन्होंने आरोही की तरफ कॉफी मग बढ़ाते हुए कहा, गीता जी ने कहा है कि तुम अपनी पसंद से जितने भी गहने रखना चाहो शादी के लिए पहन सकती हो, ये सब तुम्हारे ही है। आरोही ने अपने डैड की तरफ देखा। उनके चेहरे पर खुशी और दर्द के मिले जुले भाव थे। आरोही जानती थी कि उनके डैड पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इन गहनों का 10% भी नहीं खरीद सकते, और इसी बात की मायूसी उनकी आंखों में है। लेकिन उसे पता था कि इन आंखों के आभूषणों से बड़ा उसकी मॉम और डैड का प्यार था, जो उसे हमेशा से मिला था, और उसके लिए वही दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। आरोही ने उस नेकलेस को वापस उसी जगह पर रख दिया और अपने डैड के पास आकर उनके कंधे पर अपना सर रखकर बैठ गई।